आज के इस वीडियो में हम पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव करेंगे। तो पॉइंटिंग थ्योरम के डेरिवेशन के बाद हम जानेंगे कि पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो क्या बताती है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। उस पॉइंटिंग थ्योरम से ही हम पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो पॉइंटिंग थ्योरम का जो डेरिवेशन है उसको करने के लिए आपको मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैक्सवेल्स की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का आपको स्टेटमेंट, उनका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसका आना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर नहीं भी आता है तो भी मैं इस अपने डेरिवेशन में उनको बताऊंगा, लिख के बताऊंगा कि वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसमें हम डिराइव करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम। ओके, तो पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ एनर्जी जो है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होती है वो ज़रा कैलकुलेट करूँगा। तो उसके लिए मान लीजिए आप कुछ चार्जेस कंसीडर करते हैं। सपोज आप कोई दो चार्जेस लेते हैं, दो या कुछ नंबर ऑफ चार्जेस को उनका असेंबल करना चाहते हैं किसी रीजन में। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक और पॉजिटिव चार्ज ले लें और उसको यहाँ पे रखने के लिए आप चाहते हैं दोनों इस डिस्टेंस पे फिक्स हो जाएं, तो उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल करके दूर जाना चाहेंगे, तो आपको वर्क करके इन दोनों को रोक के रखना होगा। ओके, और वहीं पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो इन दोनों को भी इस डिस्टेंस पे रोक के रखने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या करना चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे, ये इन पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये कंबाइन होना चाहेंगे। तो इनको एक डिस्टेंस पे रोक के रखने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना होगा। उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी वो वर्क डन जो आपको करना होगा इस फोर्स के अगेंस्ट, जो आपको वर्क डन करना होगा, वो वर्क डन कितना होगा? सो टू assemble charges, the work done, the required work done is WE यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन को बता रहा है। WE इज इक्वल्स टू, दैट इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी टाउ। ओके, यहाँ पे टाउ क्या है? डी टाउ। ये हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ है डी टाउ। यानी कोई रीजन आप लेंगे ना, कोई रीजन लेंगे तो उसका वो वॉल्यूम एलिमेंट है। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये डी टाउ हो जाएगा dx dy dz। ओके, तो वहीं पे ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हो गया, यानी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब मान लीजिए आपके पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि लगातार करंट फ्लो करता रहे, तो उसके लिए भी आपको उसके लिए भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। ओके, तो वो वर्क डन हमारा होगा, वो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन हम करेंगे उसकी वैल्यू कितना होगी? सो द वर्क डन फॉर गोइंग करंट, बेसिकली ये वर्क डन जो आप करेंगे ये अगेंस्ट बैक ईएमएफ होगा। दैट इज अगेंस्ट बैक ईएमएफ। एक बैक ईएमएफ होगा जिसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना होगा, और वो वर्क डन होगा दैट इज W ऑफ M। इसको हम लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट डी टाउ। ओके, तो ये आपको इतना वर्क डन करना होगा। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन लें, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, कोई रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो वी कैन से दैट द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक energy, this can be defined by, that is UEM. This UEM is equal to integral of 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/μ0 B स्क्वायर एंड डी टाउ। Okay, so this is the energy for electromagnetic field. Electromagnetic
फील्ड में जो आपको इतनी एनर्जी स्टोर रहेगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई रीजन है जिसमें कुछ चार्जेस हैं और करंट है, ओके, तो वो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो जो करंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप इसको नोट कर ले। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये इसके आगे का जो स्टोरी है उस पर अब हम जा रहे हैं। तो इसके आगे का स्टोरी कहता है कि सपोज वी हैव some charges and current produces electric field E and magnetic field B at a time t। किसी गिवन टाइम t में कुछ चार्जेस हमारे पास हैं, कुछ करंट है और उस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ओके, अगर मान लो अगले ही टाइम पे एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल dt में क्या हो रहा है, कुछ चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस कंसीडर सम चार्जेस मूव्स a little bit in a small time interval। dt टाइम में कुछ चार्जेस क्या हो जा रहे हैं, मूव कर जा रहे हैं। तो जब ये चार्ज मूव करेंगे तो इन पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कितना फोर्सेस अप्लाई करेगी या वर्क डन कितना होगा। सो द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑन दीज चार्जेस। तो इन चार्जेस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। दैट वर्क डन इज dW इज इक्वल टू F डॉट dl। ओके, तो ये सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स ले, हम ऐसा फोर्स लेना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो वो फोर्सेस कौन से होते हैं, वो होते हैं लॉरेंज फोर्सेस। तो यहाँ पे हम F की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q V क्रॉस B, और इस dl को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डॉट V dt। ओके, तो इतना वर्क डन आपको ये इन फोर्सेस की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। क्यों है ना, ये क्योंकि पहले कुछ चार्जेस करंट थे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी, बाद में चार्ज मूव किए तो ये जो नेट फील्ड है वो इस पे कुछ इसकी वजह से कुछ वर्क होगा, वो हमने इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि दिस QE को हम लिख सकते हैं डॉट V dt, ठीक है, प्लस इसको अगर इसके साथ डॉट लें तो Q को बाहर ही लिखा रहने देंगे, V क्रॉस B डॉट V dt। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इक्वेशन तो एज इट इज रहने दें, इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। अब अगर हम वेक्टर अलजेब्रा कहती है, अगर कोई वेक्टर ले लें आप A क्रॉस B, इसका डॉट लें A के साथ, तो देखें ध्यान से, A क्रॉस B इसका जो रिजल्टेंट होगा वो A और B के परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे, है ना, तो उसमें cos π/2 का टर्म आ जाएगा ना, तो ये आपको हमेशा 0 देगा। ओके, तो यानी ये वाला टर्म आपका वैनिश हो जाएगा, ये आपको 0 देगा। तो इस टर्म को हम हटा सकते हैं। हमारा जो dW मिला तो वो कितना मिला हमको, दैट इज QE डॉट वेक्टर V,
और dt को नीचे ले आते हैं, तो रेट ऑफ वर्क मिला हमको। तो डी हमारी इक्वेशन क्या बनी, dw इज इक्वल टू QE डॉट वी, dw इज इक्वल टू QE डॉट वी। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। यहाँ तक अब हमने अपना डेरिवेशन जो है यहाँ तक कर लिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मेरे साथ इसको नोट करते चलें, बहुत ही आराम से इसको आप समझ लेंगे, इसको लिख लेंगे और बाद में इसका आप यूज़ कर लेंगे। एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए, नहीं तो अगर आप अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए कर रहे हैं तो भी आपको ये हेल्प करेगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे अब मैं मिटा रहा हूँ, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसको वापस से ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होंगे, है ना, उनको मैं डिराइव करने नहीं जा रहा हूँ। चार्ज को हम लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी के टर्म में रो डी टाउ, ठीक है। और इसके साथ साथ हम चार्ज इज इक्वल टू रो डी टाउ लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक फॉर्मूला और हम जानते हैं, रो इंटू वी इज इक्वल टू करेंट डेंसिटी। ओके, तो यहाँ से हम v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू जे बाई रो। ओके, तो किसी भी बेसिक टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो आपको ये फार्मूले मिल जाएंगे। ओके, ये कैसे आते हैं, बहुत ही बेसिक है। तो dw बाई डी2 में हम ये इक्वेशंस पुट कर दें, q की जगह हम ये वाली वैल्यू रख दें और v की जगह हम ये वाली वैल्यू रख दें। तो जरा रखते हैं इसको। सो यूजिंग दीज इक्वेशन वी विल गेट dw बाई dt दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू की जगह रखेंगे रो डी टाउ, ठीक है। और बाद में क्या है, वेक्टर e डॉट वेक्टर j डिवाइड बाय रो। तो ये रो से रो हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें dw बाई dt क्या मिला, वी गेट दिस dw बाई dt दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e डॉट j डी टाउ। ओके, तो यहां तक आपने इसको लिख लिया। तो ये मेन पार्ट था। अगर आपको एक बार ये इक्वेशन मिल गई, अब इस इक्वेशन के बाद फिजिक्स जैसा कुछ नहीं बचता, फिजिक्स की सारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जो वर्क बचता है वो मैथमेटिकल वर्क है, अलजेब्रा वर्क है। यानी अब आपको ई डॉट जी की वैल्यू आपको इसमें डालनी है। बेसिकली जो थ्योरम है वो एक तरीके से हमने कर लिया, वो हिडन फॉर्म में है। अब इस टर्म को हम स्प्लिट करें अगर अलग अलग पार्ट्स में, ये स्प्लिट हो सकता है, वहीं पे थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है। इससे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का टर्म, मैग्नेटिक एनर्जी का टर्म प्लस एक और टर्म आपको मिलेगा, वही आपको पॉइंटिंग वेक्टर का आइडिया देगा। तो इस इक्वेशन को नोट करेंगे। इसको मैं वापस लिख देता हूँ अपने टॉप पे कॉर्नर पे, क्योंकि इसी इक्वेशन का यूज़ करना है हमको अपने आगे के डेरिवेशन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिल गई, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस dw बाई dt विच सेज दैट इंटीग्रल ऑफ e डॉट वेक्टर j डी टाउ। अब हमको e डॉट j की वैल्यू निकालनी है। चलिए e डॉट j को हम जरा कैलकुलेट करते हैं। तो e डॉट j को जरा कैलकुलेट करके देखें, e डॉट j ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसमें हम j का वैल्यू यूज करेंगे। j का वैल्यू हम कहां से निकालें, सो फ्रॉम मैक्सवेल्स, मैक्स में m को कैपिटल लिखते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की क्या कहती है, द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल सेज that curl of magnetic field is mu naught times j plus mu naught epsilon naught del E over del T। तो यहाँ से j हम निकाल सकते हैं, यहाँ से ये j निकाल के हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से j की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से j की वैल्यू हम निकालें तो mu naught टाइम्स j इज इक्वल टू कर्ल ऑफ B माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, और म्यू नॉट को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे डिवाइड कर दें और ये म्यू नॉट यहाँ से कट जाएगा। तो ये जो जे की वैल्यू है ये हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ई डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर बी, और 1/μ0 को बाहर लिख लें, ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस ई डॉट, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का टर्म है तो इसको भी बाहर लिख लेते हैं पहले, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी। ओके, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, किसकी पुट कर दी, जे की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इतना नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ आगे बढ़ेंगे। अब हमको ये वैल्यू ई डॉट कर्ल ऑफ बी, इसका वैल्यू अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखें, ई डॉट कर्ल ऑफ बी। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले वेक्टर कैलकुलस में। तो वो क्या बताते हैं, एक एक्सप्रेशन में यूज करूंगा रूल। ग्रिफिथ्स में अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1 वेक्टर, जो वेक्टर पे बेस्ड चैप्टर है, उसमें रूल नंबर 4 आपको मिलेगा ये। तो दैट सेज दैट अगर आप डाइवर्जेंस लें दो वेक्टर के कर्ल का E क्रॉस B, तो इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज B डॉट कर्ल ऑफ E माइनस E डॉट कर्ल ऑफ B। ओके, ठीक है, इसका यूज कर लें। इसका यूज करके हम अपनी इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए अब सारा मैथमेटिकल वर्क चल रहा है, इस मैथमेटिकल वर्क का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ई डॉट जे तक तो हमारी कहानी ठीक थी, ये क्वेश्चन है, पर इसका थोड़ा सा हम अपना मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, इसको मैथमेटिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, कि इससे कुछ हम बना रहे हैं, है ना। जैसे कि कुछ हमारे पास कुछ है और उस पर कुछ वर्कआउट करके हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस मैथमेटिकल इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। ओके हो, तो अब हम यहाँ से अपनी वैल्यू निकालते हैं इस टर्म की, ई डॉट कर्ल ऑफ बी, यानी ई डॉट कर्ल ऑफ बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देगा आपको माइनस ई डॉट कर्ल ऑफ बी, ओके, ये टर्म इधर जाएगा, इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी कर्ल ऑफ ई। ठीक है, अब इस माइनस को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा और ये टर्म प्लस का हो जाएगा। अब इस टर्म को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, ठीक है। काफ़ी रिप्लेसमेंट चल रहा है, ज़रा ध्यान से कीजिएगा, और एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछा जाता है ये डेरिवेशन। तो ओके, तो यहाँ पे रखें जरा इसकी वैल्यू, तो ये देगा आपको 1/μ0, ये देगा आपको माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी, ठीक है, एक तो पहला टर्म, ओके, और इसमें मिलेगा अगला टर्म प्लस बी कर्ल ऑफ ई, ये हमें मिला दूसरा टर्म, और ये अपना तीसरा टर्म माइनस एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई डॉट डेल वेक्टर ई डिवाइड बाई डेल टी। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमने लिख ली। ये वैल्यू हमें किस चीज़ की मिली, ई डॉट जे, ई डॉट जे हमें वहाँ पे रिप्लेस करना है ना, तो ये हमको मिला वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे, इसकी वैल्यू इतनी हमें मिली। अभी थोड़ा और वर्कआउट करना है अभी हमें, है ना। तो देखिए ज़रा, इसमें 3 टर्म हैं, अब थोड़ा थोड़ा हमें मिलने लगा है, थोड़ा थोड़ा हमने कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं हम। इसमें पहला टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म ये वाला है, तीसरा टर्म ये वाला है, 3 टर्म हमें एक्चुअली चाहिए। ओके, तो जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये पहला टर्म बोलेगा माइनस 1/μ0, ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अगले टर्म में आते हैं, प्लस 1/μ0 वेक्टर बी कर्ल ऑफ वेक्टर ई, और अगला टर्म है माइनस μ0 वेक्टर ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी। ओके, अब हम अगला अपना जो वर्कआउट, जो अपना एक्सप्रेशन अब यूज़ करने वाले हैं, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, इसमें अभी चेंज नहीं करेंगे। इसको करेंगे, एक चेंज अभी इसमें होना है, पर वो बाद में होना है। चेंज होगा इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, अब हम इसमें लगाएंगे मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन। मैंने बोला था ना मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस का यूज़ होना है, फोर्थ का तो हम यूज़ कर चुके हैं, अब हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। सो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन सेज मैक्सवेल्स
थर्ड इक्वेशन वो क्या कहती है? वो कहती है कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ये रख दें इसमें कर्ल ऑफ E की जगह, ठीक है। तो कर्ल ऑफ E की जगह मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। कर्ल ऑफ E की जगह मैं ये वैल्यू यूज करने वाला हूं। तो कर्ल ऑफ B की जगह मैंने लिख दिया माइनस डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे मिटा दिया मैंने। ओके, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लें, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में है, माइनस को बाहर। ओके, चलिए अब हम फिर से यहाँ पे एक मैथमेटिकल ट्रिक यूज करने वाले हैं इन दो टर्म में। देखो ध्यान से देखेंगे, ये टर्म कुछ इस तरीके से लिखे हैं, बी डॉट डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 डेल ओवर डेल टी ऑफ बी स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लेंगे तो आपको ये देगा 1/2 वेक्टर बी डेल ओवर डेल टी ऑफ वेक्टर बी, और वही तो है ये, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल ट्रिक हम लगाएंगे, ये दोनों टर्म में लगाएंगे हम। ये बी डॉट डेल बी ओवर डेल टी की जगह 1/2 डेल ओवर डेल टी बी स्क्वायर लिखेंगे, और ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी की जगह 1/2 डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इन दोनों का यूज करें। ओके, तो मैं इसके नीचे लिखता हूं ताकि ये मैं मिटाऊंगा नहीं अभी। तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा इक्वेशंस को आगे पीछे कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं। ओके, पहला टर्म ये लिख रहा हूं, तो ये हमको देगा माइनस एप्सिलॉन नॉट को ई के साथ ही रखते हैं, माइनस डेल ओवर डेल टी दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये वाला लिखेंगे, तो ये है माइनस डेल ओवर डेल टी ऑफ 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब अपना लास्ट टर्म है यहाँ पे -1 म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी। अब आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होने लगी होगी। तो ये देखिए, आपको वापस से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी हमने निकाली थी वो ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमें मिल रहा है। ओके, तो ये जो वैल्यू मिली हमें, किस चीज़ की वैल्यू मिली? ये हमें वैल्यू मिली ई डॉट जे की वैल्यू। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है? ई डॉट जे की वैल्यू। और ये वैल्यू अब हमें उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तब हमें अपना वैल्यू मिलेगा। ये जो वर्क डन का जो रेट ऑफ वर्क डन है, या पावर बोले हैं जिसे हम, वो हमको मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन का हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इसको आप नोट कर लें। इसका यूज़ करेंगे हम dw ओवर dt में। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, या तो ई डॉट जे के लिए हमको इतना वर्कआउट करना पड़ा निकालने के लिए। अब जरा हम ई डॉट जे की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं dw/dt में। तो dw/dt अब हम निकालेंगे, तो अब हमको थोड़ा इधर लिखते हैं, काफ़ी लंबी इक्वेशन है। dw/dt ये हमको देगा इज इक्वल्स टू, अब पहले टर्म का इंटीग्रल है, तो माइनस डेल ओवर डेल टी को पूरा ही बाहर लिख लें, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे में पहले ये दो टर्म है, तो इन दो टर्म को लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस बाहर निकालिए ना, पूरे के बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, और इन दोनों का जो इंटीग्रल है वो डी टाउ में है, और बाद में बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों टर्म को, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये वाला टर्म क्या दे रहा है? -1/म्यू नॉट। अब यहाँ पे भी इंटीग्रल आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी डी टाउ, ठीक है। तो बस हमने अपना जो
पॉइंटिंग थ्योरम है डिराइव कर दिया है, बस एक स्टेप और बचा है, उसके बाद हम अपना पॉइंटिंग थ्योरम पूरी तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक स्टेप और बचा है, वो स्टेप ये बचा है, ये वाला टर्म तो बिल्कुल ठीक बैठ गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का टर्म आपको बता रहा है, उसका d/dt है। अच्छा, यहाँ पे जो बता रहा है 1/μ0, ये वाला टर्म, इसमें ये डाइवर्जेंस बैठा है, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस डाइवर्जेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अगर हम यूज़ करें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम says that, ये कहती है कि अगर आप लेते हैं किसी वेक्टर का, ठीक है, किसी वेक्टर का अगर आप लेते हैं सरफेस इंटीग्रल किसी क्लोज्ड सरफेस में, तो वो आपको मिल जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल है, उसको आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, उसका अगर वॉल्यूम इंटीग्रल लें तो उसको डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इन ए वॉल्यूम, ठीक है। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए की जगह हमारा ई क्रॉस बी है, तो इस ई क्रॉस बी का टर्म जो है, यानी दिस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी डी टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं क्लोज सरफेस के अलॉन्ग ई क्रॉस बी डॉट डी एस, ये हमारा ये हो गया। तो इसका हम यूज करेंगे वहां पे, और तो हमारा ये फाइनल टर्म जो है, फाइनल जो थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा dw divided by dt is equals to, so next part is minus del over del t of integral 1/2 epsilon naught e square plus 1/2 mu naught d square, the d tau again minus 1/mu naught close integral के along close surface के along e cross b ds। तो ये हमारा हो गया, ये जो डेरिवेशन हमने निकाला, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन निकाला, दिस इज अवर पॉइंटिंग थ्योरम, दिस इज द प्रूफ ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। तो इतना वर्कआउट करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिला जो कि पॉइंटिंग थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टेट कैसे कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट, इट सेज दैट द वर्क डन by the electromagnetic field is the decrease in the electromagnetic energy stored, less the energy go out through the surface. Okay, the work done by the electromagnetic field is the decrease in the electromagnetic energy stored, ये जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोर्ड है उसका डिक्रीज निगेटिव है, इसलिए लेस यानी माइनस द एनर्जी गो आउट थ्रू द सरफेस, यानी ये जो एनर्जी है ये सरफेस से कितनी बाहर जा रही है। ओके, या ये इसका थ्योरम का आपका क्या है प्रूफ है। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई प्रोपोगेट करती है तो उसमें आप जानते हैं 3 वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा वेक्टर वेव वेक्टर होता है। तो एक आपका एनर्जी ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो एनर्जी है ई, और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी, और जो थर्ड टर्म जो प्रोपोगेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपका ये थर्ड टर्म है
ओके इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर का बेसिकली अब यहाँ से हम पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये थर्ड टर्म है, यहाँ से अब हम पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, इतना नोट कर लें। आगे अब हम थोड़ा सा पॉइंटिंग थ्योरम के बाद इसी में पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करेंगे। ओके तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा देते हैं इसको। ये वाला स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा, ये वाली इक्वेशन आपने लिख ली होगी। तो अब जरा सा हम पॉइंटिंग वेक्टर को भी इसी इक्वेशन से डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर कहता है, पॉइंटिंग वेक्टर को भी समझ लें। पॉइंटिंग अब देखिए इस वाले टर्म को कंसीडर करें आप, इस वाले टर्म को अगर आप कंसीडर करें तो ये बेसिकली आपको क्या देगा, इसमें अगर आप सिर्फ देखें ये तो आपका रेट ऑफ वर्क डन है, तो dw/dt, ठीक है। इसमें से इंटीग्रल को निकाल दें, इस इंटीग्रल डॉट ds, तो ये इंटीग्रल डॉट ds जो होगा वो एरिया है ना, दिस इज बेसिकली एरिया। तो ये डिवाइड बाई एरिया इज इक्वल्स टू, यूनिट एरिया ले लें अगर, 1/μ0 E क्रॉस B, इतना आपको अलग से मिल गया। तो ये बेसिकली ये वाला टर्म क्या बता रहा है, ये वाला टर्म बता रहा है दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम is the pointing vector, and that pointing vector is defined by vector s is equals to 1/μ0 E cross B. So this is our pointing vector. Energy per unit area per unit time is the pointing vector. और यहां से आप ये भी कर सकते हैं dw/dt इज बेसिकली पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट इज आल्सो डिफाइंड एज योर पॉइंटिंग वेक्टर। और वन मोर थिंग, जो पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी। आप देख सकते हैं ई क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन वेयर द वेव प्रोपोगेट्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। हाँ, सो द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर is in the direction of wave propagation, यानी पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो वेव वेक्टर के का डायरेक्शन होगा। तो ये था फिर आज का लेक्चर जिसमें हमने पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव किया, जाना कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, वो कैसे डिराइव होती है। जितना मैं उसको इजी वे में हो सकता था, हालांकि कितना भी इजी वे में करो ये पॉइंटिंग थ्योरम है तो ये अपना तो रूप लेगी ही, पर जितना हो सकता था मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया। जो भी आपको कोई क्वेरी हो इसमें, कोई स्टेटमेंट में कहीं पे कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो उसको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ओके। और फिर यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आई थिंक ये लास्ट वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस सिलेबस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस मोस्टली कवर कर रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो अगर आप ग्रेजुएशन या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल करेगा, पर बेसिकली जो सिलेबस में कवर कर रहा हूँ वो इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो मैं कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा, जैसे कि डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, और उस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल्स पे अब हमारा कुछ वीडियोज़, अब अगले जो वीडियोज़ आएंगे कुछ वो मैग्नेटिक मटेरियल्स पे रहेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।